के खिलाफ लड़ाई अब वीवीपैट पर आकर रुक गई है। दिग्विजय और सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड जो है वो इस पर क्लियर कर दिया है और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक चिट्ठी लिखकर सुझाव देने के लिए समय मांगा है, उनसे मिलने के लिए समय मांगा है। ऐसे में जनता के बीच भी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर काफी असमंजस बनी हुई है। इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हुए हैं अपने नए शो 5 सवाल में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और मेरे साथ मौजूद हैं तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर, बहुत लोगों के बीच में असमंजस बनी हुई है ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर, तमाम सवाल लोगों के मन में है। इन्हीं सवालों को लेकर पीछे आप प्लाज्मा पे स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे जनता के मन में सबसे पहले सवाल को लेकर हम बढ़ते हैं। पहला सवाल है लोगों के मन में कि आखिर ईवीएम ये है क्या। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए ताकि हमारी जनता के जो मन में सवाल है उसका कुछ समस्या हल हो सके। तो कीर्ति, दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 5 सवालों के ज़रिए हम जो भी विषय है उसके विस्तार में जाके आपके सारे सवालों के हम जवाब दे सके। तो जो पहला सवाल कीर्ति आपका है कि 5 सवालों से पहले जो पहला सवाल है कि ईवीएम क्या है। तो ईवीएम जो है वो अगर उसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मतलब वो एक ऐसी मशीन है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक या अगर आप कोई बटन दबा के अपना वोट दर्ज करा सकते हैं। तो ये ईवीएम जो है सन 2000 में देश में पूरी तरह से 2000 के बाद जितने भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हुए उसमें ईवीएम का इस्तेमाल होता है। मतलब जो वोटिंग हो रही है और जो काउंटिंग हो रही है वो इस ईवीएम मशीन के ज़रिए ही हो रही है। यानी अब लगभग 23 साल हो चुके या 24वां साल चल रहा है कि हर विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। ये मैं बात बता दूं, चूँकि हमारे जो दर्शक है वो काफ़ी युवा है, कि ये ईवीएम देश में तो 1952 से चुनाव हो रहे हैं जी। लेकिन 2000 तक जो चुनाव होते थे वो होते थे बैलेट पेपर से। मतलब आप जो है अभी तो जैसे आप बटन दबा देते, एक मशीन होती है उसमें उसके 2 हिस्से होते हैं जो हमने दिखाया भी, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेटिंग यूनिट होती है जी। तो उससे पहले क्या होता था कि मत पत्रों की छपाई होती थी। मतलब जितने उम्मीदवार होते थे उनकी एक पर्ची छपती थी और उस पर आप मोहर लगाते थे। इसीलिए आपने नारा सुना होगा कि भाई मोहर लगेगा पंजे पर या मोहर लगेगा कमल के निशान पर या साइकिल पर या हाथी पर। तो उसकी वजह ये थी कि लोगों को वोट, अभी तो जैसे हम बटन दबा के करते हैं, 2000 से पहले जो चुनाव होते थे देश में उसमें हम लोग मोहर लगाते थे। मतलब एक सिल होती थी जैसे जिसको आप कहते हैं स्टैम्प होता था, वो लगा के हमको वोट देना पड़ता था। तो ईवीएम का देश में सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ केरल में हुआ था 1983 में। तो ये करीब 40 साल पहले इसका प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन प्रयोग होते 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 ये सन 2000 में लागू हुआ। और ये ईवीएम मशीन जो है ये तो भारत सरकार की ही 2 कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जो है, ये दोनों कंपनियां हैं, यही बनाती, कोई और तीसरी कंपनी इसके अलावा ईवीएम नहीं बनाती है। चलिए, ईवीएम को लगता है मुझे लेकर के जनता के मन में जो सवाल हैं वो जरूर कुछ ना कुछ उनको सोल्यूशन मिला होगा। जो सवाल के जवाब हैं वो हमारे सर ने आपको सामने पेश किए। वीवीपैट को लेकर बढ़ते हैं। वीवीपैट क्या है, ईवीएम से कैसे जुड़ा, किस तरीके से इसको लेकर विवाद हो रहा है, जो इंडिया अलायंस से लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो बीजेपी को कटघरे में खड़े करती रही है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। सर, हमारा दूसरा सवाल वीवीपैट को लेकर ही है। वीवीपैट क्या है, इसके बारे में जानकारी बताइए। नहीं, तो जैसे ईवीएम सन 2000 में आया जी, तो उसके बाद ये विवाद होने लगा और जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो बीजेपी भी कहती थी कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है जी। तो वही अब जब कांग्रेस विपक्ष में, तो कांग्रेस भी अब ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती है। तो इसमें एक सोल्यूशन ये निकाला गया, क्योंकि आप बटन दबा देते थे, आपको पता ही नहीं चलता था कि मेरा वोट किसको जा रहा है। मान लीजिए मैंने वोट दबाया बीजेपी पे और वो वोट चला गया कांग्रेस के, तो ये मुझे कैसे भरोसा होगा कि मैंने अगर बीजेपी पे वोट दबाया है तो बीजेपी को ही जाए या कांग्रेस पे दबाया तो कांग्रेस पर ही जाए। तो इसके लिए 2010 में इन्हीं कंपनियों ने, जो सरकारी कंपनियों ने, एक सोल्यूशन पेश किया कि हम जिसका वोट दे रहे हैं उसकी हमको एक पर्ची मिलेगा, उसका प्रिंट आउट एक तरह से आपको मिलेगा। तो वीवीपैट, जिसको आप जैसे ईवीएम को हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, वैसे वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब आपने जिस पार्टी को वोट डाला है उसकी पर्ची जो है निकलती है और वो आपको एक, जैसे वीवीपैट का एक कांच
का ग्लास होता है उसके पीछे से आपको दिखती है कि आपने जिस भी पार्टी को वोट डाला है उसकी पर्ची आपको दिख जाती है। 7 सेकंड तक वोट डालने के बाद वो पर्ची वहां पर दिखती है, ताकि अगर आपके मन में कोई शंका है कि नहीं मैंने तो वोट कांग्रेस को डाला था और वोट बीजेपी को चला गया, या बीजेपी को डाला था और कांग्रेस को चला गया, तो इसलिए बात ये की कि ये वीवीपैट जो है ये एक तरह से आपके वोट की पर्ची है, ये प्रिंट आउट है जो कि एक तरीके से प्रमाण पेश कर रहा प्रमाण पेश कर रहा था कि ये जो पहले होता था कि भाई मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वोट किसको दिया, वो सिर्फ बटन दब गया। तो ये जो एक लोगों के मन में शंका थी, उस शंका को वीवीपैट ने दूर किया। और ये 2013 से इसका नागालैंड में प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी सीटों पर वीवीपैट को लागू कर दिया गया। मतलब अब हर चुनाव जो होता है उसमें वीवीपैट भी होता है, मतलब ईवीएम भी होती है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली आपने मशीन में बटन दबा दिया और आपको अपना प्रमाण भी दिखता है 7 सेकंड के लिए, और उसके बाद वो पर्ची वहां पर नीचे डब्बे में गिर जाती है। ठीक है, इतनी क्लैरिटी है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। चुनाव आयोग भी लगातार इस तरीके के बयान देता रहा है, एफएक्यू अपलोड करता रहा है अपनी वेबसाइट पर कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सफाइयां पेश करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? ये हमारा तीसरा सवाल है। नहीं, तो हमारा जो तीसरा सवाल ये है, जैसे मैंने कहा ना कि जब भी जो भी पार्टी विपक्ष में रही है जी, 2014 से पहले बीजेपी इसका विरोध करती थी और 2014 के बाद कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो अब जो है विवाद ईवीएम पर तो एक तरह से सेटल हो चुका है, लेकिन अब जो नया विवाद हमने अभी जो ताज़ा खबर देखी है उसके दो पहलू है। एक तो सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस की जो प्रोफेशनल कांग्रेस बॉडी है उसके भी वो नेता है और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के वो सलाहकार भी माने जाते हैं। और उनकी एक पहचान ये भी है जो हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता होगी कि देश में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक टेलीकॉम क्रांति आई थी। मतलब जब एसटीडी बूथ फोन वोन लगे थे हर एक जगह पर, तो उसके पीछे सैम पित्रोदा का ही हाथ था, साथ में उन्होंने काम किया था। तो सैम पित्रोदा ने एक नया विवाद शुरू किया, एक नया आरोप ये लगाया है कि ये जो वीवीपैट की जो मशीन है, मतलब जो वोट की जो आपको पर्ची देता है, उस मशीन में ही दिक्कत है। मतलब उसके जरिए आप वापस जो बात हो रही है कि भाई हैकिंग कर सकते हैं या आप उसको गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ये उनका कहना ये है कि उसकी जो केबल कनेक्ट करती है इस मशीन कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर चिप है जिसकी वजह से ये चिप की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सटर्नल डिवाइस अभी तक तो, जैसे मान लीजिए हम आगे जाके समझेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन की दलील ये रही है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है। तो सैम पित्रोदा का कहना है कि वो जो तार जोड़ती है वीवीपैट की वहाँ एसएलयू केबल जो केबल होती है जो उसको आपकी जो बैलेट यूनिट से जोड़ती है उसमें दिक्कत है, और अब ये एक स्टैंड अलोन यूनिट नहीं रह गई है, मतलब इसमें हैकिंग की आशंका बनी हुई है। तो ये तो एक हुआ, लेकिन दूसरा जो आधिकारिक स्टैंड जो इंडिया अलायंस है उसने लिया है, और इसके लिए जयराम रमेश ने चिट्ठी भी लिखी है। तो ये जो मीटिंग अभी दिसंबर में हुई थी उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है, और उनकी मांग ये है कि वीवीपैट की जितनी भी पर्चियां आती है, मतलब जो वोट का जितना प्रिंट आउट निकलता है, तो मान लीजिए अगर 60 करोड़ वोट पड़े हैं, जैसे मैं पहले की बात कर रहा हूँ 2019 के, तो उन सारे 200 जो 60 करोड़ वोट है उन सारी पर्चियों की गिनती की जाए। मतलब आपने एक तो उनका कहना है, एक तो आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आप गिनती करते हैं जी, वैसे ही आप जो है वोटों की भी गिनती, पर्चियों की भी गिनती कीजिए। ठीक है, तो ये उनकी मांग है, और उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग से समय मांगा है कि हमें समय दीजिए। पर कुल मिला के अगर ये बात मान ली जाती है तो फिर तो वही हो जाएगा कि ये पूरी, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कोई मतलब ही नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग की तरफ से ये दलील दी गई है कि अगर वीवीपैट की बजाय वोटों की गिनती जो है वो पर्चियों से की जाए तो फिर जो हमारी स्थिति है वो, मतलब 60 करोड़ वोट की गिनती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे पिछले जमाने में कभी हुआ करती थी ईवीएम और वोटिंग मशीन के आने से पहले। उसी तरीके के माहौल में हम चले जाएंगे। इस पर हमें कुछ जानकारी दीजिए। नहीं, तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश 2019 में ये पारित किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में आप 5 कोई भी रैंडम बूथ आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उसमें जो वीवीपैट की जो पर्ची, मतलब जो वोटों का जो प्रिंट आउट है उसकी आप गिनती कर लीजिए। तो चुनाव आयोग ने जो एफएक्यूज जारी किए उन्होंने 23 अगस्त को, जब सबसे पहले ये जो वीवीपैट पर जब सवाल इंडिया गठबंधन ने अगस्त में उठाया था, 19 अगस्त और 23 अगस्त को ये पूरा मामला हुआ, तो उसमें जवाब में भी उन्होंने ये कहा है
कि अब तक हमने मतलब 2019 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हमने कोई करीब 38,000 बूथ पे के जो वीवीपैट थे, मतलब वोटर की जो पर्चियां थी, उसको हमने ऐसे 2,30,00,000 वोट हैं, उनको हमने मिलान कराया। मतलब जो तो वो जो पांचों बूथ हो, मतलब हर सीट के 5 बूथ हुए, जबकि लोकसभा में वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। लोकसभा में 6 से 7 विधानसभा होती है, पर प्रति विधानसभा 5 पर उन्होंने रैंडम चेकिंग कराई और 2,30,00,000 वोट जब गिने गए, बावजूद इसके उनका कहना है कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि अगर वोट ए पार्टी को दिया गया तो वो बी के नाम पे ट्रांसफर हो गया। तो उनका कहना यह है कि भाई जब इतने 2-2.25 करोड़ वोट सही साबित हुए हैं, तो वो 60 करोड़ वोट भी जो पड़ते हैं वो सही है। ये उनका की दलील है वीवीपैट को लेकर कि भाई सारे वोटों की गिनती करना संभव नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अभी आपने हैकिंग का जिक्र किया, चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी तरीके की कोई संभावना नहीं है इसमें, तो हैकिंग की क्या संभावना है, कितने चांसेस हैं कि हैकिंग हो सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है बीजेपी पर। ये हमारा चौथा सवाल है हैकिंग को लेकर। देखो कीर्ति, हम लोग कोई आप या मैं, हम लोग कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई इंजीनियर भी नहीं है। हमारा ये जो भी जवाब है वो आधारित है जो चुनाव आयोग ने FAQs में जो सवाल दिए या जो हमारी अपनी समझ है। तो ये हैकिंग का आरोप मैंने कहा ना कि पहली बार नहीं लगा है, बीजेपी ने भी अपने विपक्ष में होते हुए ये आरोप लगाया है। तो इसके बारे में जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उसमें उनका कहना यह है कि हैकिंग की कोई गुंजाइश नहीं, हम उसको इतने तौर तरीके से उसकी हम लोग चेकिंग करते हैं। तो उनकी जो दलील इस प्रकार है, उनका कहना यह है कि भाई जैसे पहले जब चुनाव से पहले जब एक तो ये जो उनका पहली दलील ये होती है कि एक तो ये सरकारी कंपनी बना रही है, कोई और किसी की दखल नहीं है और वो बड़ी सिक्योरिटी में बन रही है। उनका कहना ये है कि जो ये ईवीएम बनती है, ये इसमें OTP उन्होंने कहा है उसको कि ये वन टाइम प्रोग्रामिंग होती है। वन टाइम प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जब ये कोई भी ईवीएम बनती है तो उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही बार हो सकती है। अगर आप उसको रीप्रोग्राम करने जाएंगे तो वो मशीन डिसेबल हो जाएगी, मतलब वो चलना बंद कर देगी वो। तो जब अगर आप हैकिंग करेंगे, इसका मतलब ये है तो वो मशीन, उनका दावा ये है कि वो काम करना बंद कर देगी। ये तो उनकी पहली दलील है। दूसरी उनकी दलील ये है कि भाई मान लीजिए मशीन हमने बना ली, अब उसके बाद में भी जब मान लीजिए जब वहां पर एक पर्ची लगती है और एक बॉक्स में 16 नाम आ सकते हैं कम से कम एक ईवीएम में, और उसके इस तरह के फिर उन्होंने कहा कि भाई कुल मिला के ये जो बैलेटिंग यूनिट होती है इसके और भी 16 या 18 हो सकते हैं, मतलब कई 384 उम्मीदवार टोटल हम ऐसे जोड़ सकते हैं उसमें। तो उसमें भी उनका कहना यह है कि कोई ऑर्डर तय नहीं होता है पहले से। जब मशीन बन रही है कारखाने में तो वहां कोई ऑर्डर तो तय नहीं है कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम होगा या बीजेपी का होगा। उसका ऑर्डर ये होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो राज्य की पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और फिर बाद में बाकी जो नॉन रिकॉग्नाइज पार्टीज होती है उनका अल्फाबेटिकल में नाम होता है। तो ये उनका कहना ये है कि कोई, आप मान लीजिए 545 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो ये तो कोई किसी को पता नहीं है कि किसका नाम कब होगा, आगे किसका होगा, पीछे, मतलब किसका बटन पर कौन सा होगा। तो ये ऐसी कोई गुंजाइश उसमें होती नहीं है। ये दूसरी बात वो कहते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं कि जब मशीन बनकर मान लीजिए जब जा रही है तो उसको कहते हैं रैंडमाइजेशन हम करते हैं। तो रैंडमाइजेशन का मतलब ये है कि कौन सी मशीन, हर मशीन का एक सीरियल नंबर होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो मशीन, मान लीजिए हम अभी नोएडा में हैं, तो नोएडा में तो मशीनें आ गई, लेकिन वो नोएडा के किस एरिया में जाएगी, सेक्टर 10 के जो बूथ है उसमें कौन सी मशीन जाएगी। पहली बात तो ये कौन सी मशीन है किस असेंबली में जाएगी ये तय नहीं होता है, वो उसको मिला जुला के वो भेजते हैं। फिर उस असेंबली में भी जब जाती है तो किस बूथ पे कौन सी मशीन जाएगी ये भी रैंडमली तय होता है। तो इसलिए ये पहले से किसी को पता ही नहीं कि कौन सी मशीन कहाँ जाने वाली, ये पता नहीं होता है। तो ये उनका कहना है। फिर जब मशीन बूथ पर पहुंच जाती है तब क्या होता है, या जब उसमें जो बाकी नामांकन होता है या जो ये होता है, तो वो भी जो उम्मीदवार होता है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसकी मौजूदगी में इंजीनियर और जो भी चुनाव अधिकारी होते हैं वो उसको उनके सामने ही उसको ओपन नहीं, उनको उसको जो भी असेंबल करते हैं वो उनके सामने होता है। वो होने के बाद जिस दिन चुनाव होना है उस दिन भी दोबारा से टेस्ट किया जाता है। कम से कम 50 वोटों का टेस्ट होता है। मतलब कि भाई आपको ए को डाला, बी को डाला, जो भी है, तो वो सही का इंजीनियर टेस्ट से दोबारा गुजरती है। नहीं, हाँ, मतलब वो जो जिस दिन मतदान होना उससे पहले भी मतदान का एक बार एक मतलब मॉक टेस्ट होता है कि भाई उसमें आपको वोट डाल के वो दिखा देते कि हमने
फला पार्टी पे कांग्रेस पे दबाए तो कांग्रेस का ही वोट आ रहा है, बीजेपी पे दबाए तो बीजेपी का है। तो जितने भी उम्मीदवार रहते हैं उनके नाम के आगे बटन दबा के उसका वोट दर्ज किया जाता है और वो उसको प्रिंट किया जाता है। वीवीपैट में भी फिर बॉक्स में 50 पर्चियां दिखाई जाती है, देखो जी जिसका नाम हुआ है उसी का वोट पड़ा है, और जो इधर का भी दिखाया जाता है। तो ये एक तरह से जो चुनाव से पहले भी ये बात हो जाती, मतलब मैंने कहा ना कि तो मशीन जब असेंबल हो रही है, जब उसमें नाम चढ़ रहे हैं तब भी दिखाते हैं, और हर पोलिंग बूथ पे जो कि हर चुनाव में उम्मीदवार का वहाँ एजेंट मौजूद रहता है, उसको दिखाया जाता है कि भाई देख लो, ये ऐसा नहीं है कि हमने इस पर दबाया और जो लोग कहते हैं कि किसी भी जगह वोट बीजेपी को जा रहा है या कांग्रेस को जा रहा है, तो वो कहते हैं कि ये सब हम करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम चुनाव करवाते हैं। तो ये कुल मिला के एक दलील है कि इस वजह से कोई चांस नहीं हो सकती है। और जो आखिरी दलील ये है कि भाई अगर 16-17 लाख मशीनों का इस्तेमाल हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो ये अगर आपको इतनी मशीनों को हैक करना पड़ेगा, या मान लीजिए आपने कहा कि नहीं इतनी करने की जरूरत नहीं, मैंने 10% ही कर दी, तो वो 10% भी मशीनें अगर होती तो वो 1-1.5 लाख मशीन है। तो अगर 1-1.5 लाख मशीनों को भी किसी को करना है या उसको करना है तो उसको हैक करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अगर जब हम हैकिंग शब्द को समझते हैं कि जब कंप्यूटर हैक हो जाता है हमारा या फ़ोन हैक हो जाता है, तो उसका कारण ये होता है कि वो किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क से मतलब फ़ोन कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, वाईफाई से जुड़ा हुआ है, या मान लीजिए ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। तो ये मशीनें किसी भी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है, ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें तो बिजली भी नहीं होती है, ये बैटरी से ऑपरेट होती है, तो इसमें तो तार कहीं से बाहर वो भी नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो सैम पित्रोदा ने मुद्दा उठाया है कि भाई ये जो वीवीपैट की मशीन है, इसी पर अब उन्होंने सवाल उठा दिया। तो अब झगड़ा जो है ईवीएम का नहीं है, अब झगड़ा जो है वीवीपैट का है। चौथे सवाल का जवाब मुझे लगता है हमारे दर्शकों को मिल गया होगा, लेकिन एक पांचवा सवाल जो हमारा आखिरी सवाल होने वाला है इस कार्यक्रम में, पांचवा सवाल है, क्या संभावना है कि जो चुनाव है वो अब फिर से बैलेट पेपर से की जाए? इसकी कितनी संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इसकी संभावना अगर आप पूछिए तो बहुत कम है, बहुत शून्य के बराबर है इस समय। उसका कारण ये है कि ये जो ईवीएम की मशीन है या वीवीपैट की मशीन है, इसको देश के हर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह इसको चुनौती दी गई कि भाई इससे बैलेट पेपर पे वापस जाया जाए, चुनाव वापस जो है पुराने तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये बात जो है कोर्ट ने खारिज कर दी। टेक्निकल कमेटीज बनी, बहुत सारी कमेटीज बनी, और सब ने कहा कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी की नहीं है, प्रमाण मिला नहीं है। अब रही बात कि क्या फिर भी चाहे तो हो सकता है, तो ये चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है, ये देश की संसद के हाथ में है। क्योंकि जो हमारा देश में चुनाव होता है वो होता है जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके मुताबिक चुनाव होता है। तो उस कानून में 1988 में, मतलब ये पूरे देश में तो लागू हुआ सन 2000 में जाके, 1988 में जाके उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए का इस्तेमाल कानून बना। तो वो जो कानून बना हुआ है, जब तक वो कानून संसद में बदलेगा नहीं, और वो तब ही बदल सकता है जब जो सरकार में पार्टी है, जो मेजोरिटी पार्टी है, जैसे इस समय बीजेपी है, वो जब तक चाहेगी नहीं कानून बदलना, तब तक ये संभव नहीं है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि हमने पहले भी बात की थी और हमने अपने बचपन में ये देखा हुआ है कि जब मतपत्रों से गणना होती थी तो वो भी कोई सेफ नहीं होती थी, क्योंकि तब बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये होता था कि भाई जो भी कब्जे ले लेते थे और वो धड़ाधड़ उसको मार देते थे। कई पिक्चरों में भी इस तरीके से दिखाया। हाँ, तो ये भी मतलब उसका एक, इसको अब हम भूल गए लोग, उसका जो नेगेटिव है पुराने तरीके का, वो ये है कि भाई वो कब्जा कर लेते थे। अब जो आर्ग्यूमेंट यहाँ दिया जाता है कि अब जो ये मशीन है ये 1 मिनट में सिर्फ 5 ही वोट लेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कब्जा कर भी लिया मशीन पे, तब भी वो आधे घंटे में 150 वोट डाल सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई अगर 150 वोट पड़ भी गए, तब तक पुलिस आ जाएगी या सुरक्षा बल आ जाएंगे और उसको रोका दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, वो तो जितने मर्जी उतने वो स्टैंप लगा के डाल देते थे, और मतलब जितने लोग हैं उतने वो स्टैंप लगा सकते थे। तो कुल मिला के उसका एक डिसएडवांटेज बूथ कैप्चरिंग का था, और दूसरा एक बड़ा एडवांटेज ये था कि अगर आपने अभी देखा होगा कि हमको कमोबेश 4 घंटे में रिजल्ट मिल जाते हैं इस मशीन से।
लेकिन तब 30 से 40 घंटे लगते थे और टीवी पे लोग पिक्चर दिखाया करते थे, दूरदर्शन पर उस समय जब तक प्राइवेट टीवी चैनल नहीं आए थे, तो ये 3-4 दिन तक चलता था। और चूंकि इतनी लंबी गिनती होती थी कि बीच बीच में 3-3 घंटे की फिल्में दिखाई जाती थी, फिर फिल्में खत्म होने के बाद वापस काउंटिंग शुरू की काउंटिंग तो चलती रहती थी, प्रसारण शुरू होता था कि भाई अब काउंटिंग में अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। मतलब नतीजा आने में कम से कम जो है 2 दिन लग जाते 2 दिन लग जाते 2 दिन में तो आपको रुझान मिलते थे, क्योंकि जब जो ये मतपत्र, जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि 61 करोड़ वोट पड़े, अब अगर उसको मिलाने का ही कामकाज होते होते शाम हो जाती थी। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे से बैठे हैं तो उसके बंडल बनते थे, सब करते कराते ही शाम के 4-5 बज जाते थे, फिर गिनती शुरू होती थी। तो ये गिनती उसके बाद और 24 घंटे चलती थी। तो कहने का मतलब ये कि ये 2-3 दिन का प्रोग्राम होता था और अब हमको जो है 3-4 घंटे में ही रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये कुल मिला के कहानी है ईवीएम की। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस नए शो 5 सवाल में हमने आपको 5 सवालों के जवाब देने की कोशिश की। हमारा पहला सवाल था ईवीएम क्या है, दूसरा सवाल वीवीपैट क्या है, और तीसरा सवाल ईवीएम को लेकर विरोध क्यों है। इसके बाद हमने चौथा सवाल को आपको सुनाया और उसके जवाब आपको बताने की कोशिश की। चौथा सवाल था हमारा कि क्या ईवीएम को लेकर हैकिंग की जा सकती है, और पांचवा और आखिरी सवाल हमारा कि क्या बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव करवाए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा और आपके तमाम जो सवाल मन में उठ रहे होंगे उनके भी जवाब देने की हमने दोनों ने कोशिश की। हमारे सर ने आपको तमाम जानकारियां दी हैं और कई एक्सपीरियंस भी शेयर किए। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बाकी हम आपके साथ अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।